जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। ठीक है, तो घर्षण बल को अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगी, वो ये है कि यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है, जो शब्द है, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना है। ठीक है, साइंस को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो शब्द उसमें मेन है, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो और जिस पर पूरी परिभाषा टिकी हो, उस शब्द को अच्छी तरीके से समझ लें तो वहाँ पे जो परिभाषा है, वो चीज़ है, वो टॉपिक है, वो आपका बहुत आसान हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे समझे कि ये जो घर्षण बल है, फ्रिक्शन फोर्स है, ये हर एक लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर रेलवे की एग्जाम्स जितनी भी आने वाली है, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें, चाहे आरआरबी एलपी हो, टेक्नीशियन हो या फिर आरपीएफ हो। ठीक है, या फिर अदर स्टेट एमपीपीएससी है, जैसे कि यूपीपीएससी वगैरह होती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखें यहाँ पे शुरुआत से लेकर एंड तक आपको पूरा ध्यान से देखना है, समझना है और अपने हिसाब से अपने रजिस्टर में लिख लेना है, ताकि बाद में रिविजन में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, और बाकी आप चैनल पे नए हो, चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। चलिए, तो देखें यहाँ पे घर्षण बल किसे कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, इसको समझे। तो देखो यहाँ पर समझ लो घर्षण बल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा क्या कहती है, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखिए यहाँ पे घर्षण बल का मतलब है कि संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य में, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक वस्तु यहाँ पर ये है और एक वस्तु यहाँ पर ये है, दो संपर्क में रखी हुई। ठीक है, तो संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य में एक प्रकार का बल लगता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये सतह ये वाली, यहाँ पर एक प्रकार का बल लगता है और ये क्या करता है, ये दोनों को गति करने में इसकी मतलब एक प्रकार से रुकावट पैदा करता है। ठीक है, गति का विरोध करता है। कौन? घर्षण बल। तो यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। क्लियर है इतना? अब इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति के विपरीत होती है। क्लियर है? तो अब यहां पर क्या है कि यहां पे जो घर्षण बल लगेगा, मान लो से कि वस्तु इधर की साइड जा रही है। ठीक है, इधर की साइड जा रही है, तो ये जो घर्षण बल लगेगा, ये घर्षण बल इधर की दिशा में लगेगा, घर्षण। ठीक है, घर्षण बल कहां पे लगेगा? गति की विपरीत दिशा में। गति यहां पर है, ठीक है, गति इधर ये वाली दिशा में हो रही है, तो बल घर्षण बल इधर की साइड लग रहा है। ठीक है, सिंपल है। मान लो से कि इसको अच्छी तरीके से समझना है तो आप सिंपल, आपने कभी धूल में, मिट्टी में दौड़ लगाई होगी। ठीक है, तो मिट्टी में जब आपने दौड़ लगाई होगी, तो जब आप आगे की साइड गति कर रहे हैं तो आपके पांव से जो मिट्टी है वो पीछे की साइड उड़ती है। राइट, पीछे की साइड उड़ती है। इसका मतलब सिंपल ये है कि भले आप आगे दौड़ रहे हैं, लेकिन पीछे की साइड आपके पैर और जमीन के बीच में कोई एक बल काम करता है जो आपको गति करने से रोकता है, और उसी की वजह से जो मिट्टी है वो पीछे की साइड उड़ती है और आपकी गति आगे की साइड होती है। मतलब ये है कि जो मिट्टी के उड़ने की जो दिशा है पीछे की साइड, वो क्या है, एक प्रकार से घर्षण बल है जो अपने तलवे और जमीन के बीच में लगता है। ठीक है, और बाकी जो अपनी गति है वो सीधे डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पे क्या होगा कि ये सदैव दो वस्तुओं के मध्य में ही काम करेगा, एक वस्तु के मध्य में, सिंगल वस्तु के मध्य में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो दो वस्तुओं के मध्य में, दो वस्तुओं के सतह के मध्य में काम करेगा। आप ध्यान रखें कि मान लो से आपके जो दोनों हाथ है, इन दोनों को हाथों को इस तरीके से रगड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ताकत इस तरीके से आगे की साइड इस तरीके जा रही है, लेकिन जो घर्षण बल है वो पीछे की साइड जा रहा है। मतलब ये है, सिंपल है कि यहाँ पे डायग्राम देखें आप, इस वस्तु को ये व्यक्ति ऊपर की साइड धक्का मारेगा। ठीक है, ऊपर की साइड धक्का मार रहा है इस तरीके से, लेकिन जो घर्षण बल है वो विपरीत दिशा में लग रहा है। बल ऐसे लगाया जा रहा है और घर्षण बल इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है डायग्राम में, इस तरीके से यहां पे समझ सकते हैं। और बाकी और भी यहां पर देख सकते हैं, अलग अलग डायग्राम आपको देखते जाना, समझते जाना है। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे घर्षण बल आपको क्लियर हुआ। ठीक है, इसकी परिभाषा क्लियर है। एक बार फिर से आपको यहां पर बता दे रहा हूं कि घर्षण बल क्या है। तो संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य में एक प्रकार का बल लगता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति के विपरीत होती है। क्लियर हुआ इतना? अब यहां पे थोड़ा सा और देख लो। यहां पर आपके पास एक साइकिल है, ये वाली साइकिल है, देखो। ठीक है, दिख रही? अब ये जो साइकिल है, इसकी गति किधर की साइड है? उधर की साइड है। लेकिन उसके पहिए के पास में देखो, जो फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल आपको दिखा रखा है, वो घर्षण बल की दिशा कौन सी है? पीछे की साइड है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे जो घर्षण बल लगता है वो गति के विपरीत लगता है, अर्थात किसी भी वस्तु की जो गति होती है उस गति का विरोध करता है वो। राइट,
ये है। चलिए तो अब यहां पर बात करें घर्षण बल के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, घर्षण बल के प्रकार कितने होंगे, यहां पर 3 टाइप्स के ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा, मतलब यहां पर 3 प्रकार का घर्षण बल होगा। ठीक है, अब 3 प्रकार कौन कौन से, थोड़ा सा इसको देख लें। तो यहां पर देखिए प्रकार में सबसे पहला यहां पर लेंगे, फर्स्ट यहां पे स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण बल हुआ। उसके बाद में दूसरा वाला यहां पे देख लें, तो दूसरा यहां पर क्या है, ये है यहां पे सर्पी घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल। ठीक है, सर्पी, अब पूरा समझेंगे यहां पे। ठीक है, अभी केवल नाम बता रहा हूं। तो यहां पे घर्षण बल के प्रकार कितने, पहला स्थैतिक घर्षण बल है, दूसरा है सर्पी घर्षण बल है, और तीसरा यहां पर क्या है, लोटनिक घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे 3 प्रकार के घर्षण बल हुए। ठीक है, उसके बाद में आपको यह भी बताऊंगा कि घर्षण बल को कम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले हम बात कर ले किस पर, स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल। मतलब यह है कि स्थैतिक घर्षण बल अपनी स्थिति के कारण जो घर्षण बल लग रहा है वो क्या है, स्थैतिक घर्षण बल है। मतलब सिंपली यहां पर समझो कि यदि किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाए जा रहे हैं उसको खिसकाने के लिए, ठीक है, किसी वस्तु को हम धक्का मारते हैं, क्यों, क्योंकि ताकि वो खिसक जाए, वहां से आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके किसी वस्तु को खिसकाने के लिए उस पर धक्का मारते हैं, फोर्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो वस्तु नहीं खिसकती है। इसका मतलब ये है कि उस वस्तु और सतह के बीच में एक बल काम करता है जो उस वस्तु को रोके रखा है, और वो जो बल काम कर रहा है उस बल को ही हम क्या बोलेंगे, स्थैतिक घर्षण बल है, क्योंकि वस्तु को स्थिर बनाए रख रहा है। क्लियर है, तो इस तरीके से यहां पे जो इसकी क्या है परिभाषा है, और बाकी आप डायग्राम में देखते जाए यहां पर। क्लियर है, तो ये है स्थैतिक घर्षण बल। अब इसके बाद में फिर देखते हैं क्या, यहां पर सर्पी घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल मतलब सिंपल है कि आपने सांप देखा है, सांप जिस तरीके से रेंगता है, सरकता है, ठीक है, सांप सरकता है, इस तरीके से डायग्राम यहां पे देखना है, जिस तरीके से सरकता है उसकी जो गति है वो क्या है, एक प्रकार की सर्पी है। मतलब सांप सरकता है तो मतलब सांप की गति है, तो सांप की जो गति होती है उसके विरुद्ध जो बल लगता है उस घर्षण बल को सर्पी घर्षण बल वो कहते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल ये कि सांप सरक इस तरीके से रेंगते हुए जा रहा है और उसको और उस जमीन के बीच में एक बल लग रहा है जो विपरीत दिशा में है, उसकी गति के विपरीत दिशा में है, तो उस बल को इस घर्षण बल को हम क्या बोलेंगे, सर्पी घर्षण बल। क्लियर है, गति से यहाँ पे समझ लेना है, बाकी यहाँ पर अलग कुछ भी नहीं। ठीक है, जब कोई मान लो यहाँ पे टेबल रखी हुई, इस टेबल के ऊपर वस्तु है, इस वस्तु को सरकाएंगे इस तरीके से। ठीक है, वैसे वस्तु ये खिसक रही है, लेकिन मान लो कि सांप है तो सांप सरकता जाएगा आगे आगे धीरे धीरे, इस तरीके से ये आगे इस तरीके से जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जमीन है, इस तरीके से ये जमीन है, तो यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन इसकी गति इधर है, गति कहाँ है, इधर की साइड है, लेकिन यहाँ पर जमीन और इसके बीच में एक फोर्स लगता है, घर्षण बल, वो इधर की साइड विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो घर्षण बल है इसको क्या बोलेंगे अपन, ये सर्पी घर्षण बल। ठीक है, जो सरकने वाली वस्तुओं में लगता है। अब इसके बाद फिर से यहां पर देख लो, तो फिर यहां पर देखेंगे तो लोटनिक घर्षण बल किसे कहते हैं। अब लोटनिक घर्षण बल क्या होता है कि मान लो से कोई वस्तु लुढ़क के जाती है, ठीक है, एक बेलन है और उसको थोड़ा सा उतार घाटी में इस तरीके से लुढ़का दिया, तो एक बेलन है, मान लो रोटी बनाने वाला बेलन ही ले लो, ठीक है, उसको इस तरीके से मान लो टेबल पे लुढ़काएंगे तो लुढ़क के जाएगा, वो खिसक के नहीं जाएगा, वो सरक के नहीं जाएगा, वो लुढ़क के जाएगा। ठीक है, तो एक कोई मान लो से ऐसी वस्तु है जो किसी दूसरी सतह पर लुढ़कती है, या फिर एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर जब लुढ़कती है तो उन दोनों वस्तुओं की सतह के मध्य में जो बल लगता है, गति के विरुद्ध जो बल लगता है, उस बल को, उस घर्षण बल को कौन सा घर्षण बल बोलेंगे, लोटनिक घर्षण बल कहेंगे। राइट, बस हमें केवल समझ के रखना है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां पर आपको परिभाषा जाके लिखना है, आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो किताब में जैसा लिखा है वैसा ही हमें लिखना है या समझना है। ठीक है, हमने अपने तरीके से समझ लेना है। क्लियर है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर आपको तीनों यहाँ पे क्लियर हुआ।
ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लें। जब किसी वस्तु को हम खिसकाएंगे, ठीक है, ये एक मान लो टुकड़ा है, इस टुकड़े को ये टेबल के ऊपर रख दिया, ठीक है, इसको यहां से खिसका रहे हैं हम, तो इस तरीके से एक यहाँ पे खिसक के जाएगा, इधर से धक्का मारा तो यूं खिसक के जाएगा, तो मतलब बल उधर की साइड लग रहा है। तो अब ये टेबल है, तो टेबल और इस वस्तु के बीच में एक बल लगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, घर्षण बल बोल देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, घर्षण बल हो गया। तो ये कौन सा वाला घर्षण बल हो जाएगा, ये स्थैतिक घर्षण बल। क्यों, इसको धक्का तो मार रहे हैं लेकिन खिसक नहीं रहा है, ठीक है, खिसका नहीं है अभी, इसलिए यहां पर कौन सा है, ये स्थैतिक घर्षण बल है। जैसा स्थित है वैसा ही वस्तु स्थित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन बल तो काम कर रहा है ना, इस तरीके से ये है। तो सर्पी घर्षण बल, तो यहां पे ये सांप वाला मैंने बताया था, ठीक है, सांप इधर जाएगा लेकिन वस्तु में जो फोर्स लगेगा, जो घर्षण बल लगेगा वो विपरीत दिशा में लगेगा। तो सरकने वाली वस्तुओं के बीच में, सरकने वाली वस्तु और जमीन के बीच में या सतह के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलेंगे सर्पी घर्षण। लोटनी घर्षण, लोटनी घर्षण में मान लो सिंपल ही समझ लो, ऐसा मान लो जो एक बेलन वाला तो समझा दिया मैंने, ठीक है। अब इसके अलावा आप जमीन पे लुढ़क गए, मान लो कि लेटे हैं, ठीक है, आप लुढ़कते इस तरीके लुढ़कते लुढ़कते जा रहे हैं, ठीक है, गोल गोल इस तरीके से लुढ़कते हुए जा रहे हैं। तो जब आप लुढ़क रहे हैं तो आपकी शरीर और पृथ्वी, ये जमीन के बीच में, सतह के बीच में एक फोर्स लगता है, ठीक है, वो फोर्स विपरीत दिशा में लग रहा है। आप इधर जा रहे हैं तो वो फोर्स इधर की साइड लग रहा है, तो वो इधर की साइड लगने वाला जो घर्षण बल है उसे हम क्या बोलेंगे, लोटनिक घर्षण बल। बहुत सारे प्रकार ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे अब हम बात करते हैं कि ये जो घर्षण बल है इसकी विशेषताएं क्या है और उसके लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी पूछते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखना चाहिए, एक बार लिख लें, उसके बाद में लाभ और हानि पे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां पर देख लें, और अब यहां पर घर्षण बल की विशेषताओं को कंप्लीट कर लेते हैं। तो घर्षण बल की विशेषताएं क्या है, सबसे पहली विशेषता क्या है, थोड़ा सा इसको देख लें। यहां पर वीडियो को रोक कर आप भी पढ़ सकते हैं इसको, और देखें यहाँ पे घर्षण बल दोनों वस्तुओं के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ये है कि घर्षण बल कितना होगा, कम होगा या फिर अधिक होगा, दोनों वस्तुओं का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कम होगा या फिर ज्यादा होगा, उस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर इस बात को खास करके ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल कितना भी बड़ा हो, कितना भी कम हो, उस पर निर्भर नहीं करेगा। कौन, घर्षण बल, राइट। अब देखो दूसरा वाला ये कहता है कि यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब ये है कि एक वस्तु यहाँ पर ये है, उसके ऊपर दूसरी वस्तु यहाँ पर रखी है, इन दोनों को इस तरीके खिसकाना है आगे पीछे, ठीक है, खिसकाना है। तो अब वो कम खिसकेगी या आसानी से खिसक जाएगी, ज्यादा ताकत लगेगी, वो किस पर निर्भर करेगा, इनकी सतहों की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब ये है कि ये दोनों सतहें चिकनी है या फिर खुरदुरी है या खराब है, ठीक है। इस तरीके से मान लो चिकनी होगी तो फट से खिसक जाएगा, घर्षण बल बहुत कम रहेगा, और खुरदुरी होगी तो घर्षण बल अधिक होगा, यहाँ पे खिसकाने में इसको टाइम लगेगा, थोड़ा सा फोर्स लगेगा, राइट, बल लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो घर्षण बल होता है ये सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, उनके क्षेत्रफल पर नहीं, राइट। क्षेत्रफल कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर लोटनिक घर्षण का मान, यहाँ पे ध्यान रखें, लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है, राइट। जो लोटनिक घर्षण होता है, बेलन वाला जिसको लुढ़का देते हैं, तो उसमें घर्षण बल उतना ज्यादा नहीं लगता, इसलिए ज्यादा टाइम तक लुढ़कता रहता है वो, राइट। लेकिन जो स्थैतिक घर्षण है उसमें जो बल होता है, घर्षण बल होता है, वो बहुत अधिक होता है। किससे, लोटनिक घर्षण से ज्यादा होता है स्थैतिक घर्षण में। क्यों, क्योंकि किसी भी वस्तु को अपन किस तरीके से खिसकाएंगे, ठीक है, तो उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, और मान लो एक बार खिसका दिया तो ऐसा नहीं कि वो खिसकती रहेगी, ऐसा नहीं। जिस तरीके से बेलन को लुढ़का दिया तो लुढ़कता रहेगा, इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो स्थैतिक घर्षण बल में घर्षण बल अधिक होगा, ठीक। अब यहाँ पे चौथा वाला देख ले, इसमें यह बोला है कि घर्षण बल को कम करने के लिए स्नेहक और बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। मान लो से मशीन है, पुर्जे हैं, उनमें बड़ी बड़ी मशीनों में क्या करते हैं, घर्षण बल कम हो इसके लिए उन घर्षण, मान लो से कि जो टायर है, मान लो गाड़ी है कोई, ठीक है, उस गाड़ी के टायर के बीच में, वहां पे बीच में एक बॉल बेयरिंग लगा देते हैं, बेयरिंग लगा देता है गोल गोल टाइप का, ठीक है, जो पहिए को इस तरीके से घुमाने का काम करता है। तो वहां से बेयरिंग लगाने से क्या होता है कि घर्षण बल कम हो जाता है, ठीक है, ताकि उसका जो एक्सल है, मान लो साइकिल का एक्सल है, बेयरिंग लगा हुआ है, उसके अंदर एक्सल है, तो एक्सल क्या होगा, बेयरिंग लगा तो घिसेगा नहीं, और मान लो से बेयरिंग वहां पे ना हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो एक्सल है वो घिस घिस के टूट जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे घर्षण बल को कम करने के लिए या तो उसमें ग्रीस लगाते हैं, ठीक है, ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, और बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो फ्रीली मूवमेंट हो, ठीक है। पंखा है तो पंखे में बेयरिंग लगा हुआ है तो वो घुमा करता है, और यदि वो बेयरिंग ना हो तो पंखा घूमेगा लेकिन थोड़े टाइम बाद टूट जाएगा,
राइट, इस तरीके से। अब फिर यहाँ पे पांचवा देखो, घर्षण बल ठोस सतहों के मध्य में अधिक होता है, मतलब सबसे अधिक किस में घर्षण बल होता है, तो ठोस सतह। दो वस्तुएं हैं, ये वाली वस्तु, ये वाली वस्तु, ये भी ठोस है और ये भी क्या है, ठोस है, दोनों ठोस है, तो यहाँ पे घर्षण बल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतर होगा, मतलब अधिक होगा। अब इसके बाद एक ठोस है, एक वस्तु क्या है, ठोस है, ये वाली, ये पूरी ठोस है, ठीक है, ये दोनों ठोस है, तो दोनों के मध्य यहाँ पे क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन एक ठोस है और एक यहाँ पे क्या है, द्रव है, एक यहाँ पे पानी वाला है, मान लो पानी है, लिक्विड है, जो भी है, द्रव है, तो इनके बीच में जो ये घर्षण बल होगा वो इससे कम होगा, ठीक है, ठोसों से कम होगा। लेकिन यहाँ पे एक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक द्रव है और एक यहाँ पे क्या है, हवा है या फिर गैस है, ठीक है, ये गैस है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब इनमें बहुत कम होगा। तो वही यहाँ पर लिखा है, ठोसों की सतह के मध्य में अधिक होगा, और ठोस और एक द्रव, एक वस्तु है जो ठोस है, एक द्रव है, ठीक है, तो इन दोनों की सतह के मध्य में जो घर्षण बल होगा लगेगा, लेकिन ठोस से कम लगेगा, ठीक है। फिर लास्ट में यहाँ पे एक द्रव है और दूसरा क्या है, गैस है, तो फिर उनके सतहों के मध्य में बहुत कम घर्षण बल लगेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ये घर्षण बल की विशेषताएं कंप्लीट हुई। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि घर्षण बल के जो उपयोग है वो क्या है, इसके प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। घर्षण बल के जो उपयोग की हम बात करें, उसमें लाभ की बात करें, तो लाभ में घर्षण बल की वजह से ही हम खड़े रह सकते हैं और दौड़ सकते हैं, ठीक है। यदि घर्षण बल ना हो तो हम ना तो खड़े रह पाएंगे ना ही दौड़ पाएंगे। पहला तो ये लाभ और हानि हुआ, ठीक है। होने पर मान लो से घर्षण बल नहीं होगा तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, आगे दौड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो से कि अपन दौड़ते हुए जा रहे हैं रोड पर, यहाँ पर देख ले दौड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अचानक हुआ क्या कि रोड के ऊपर एक केले का छिलका पड़ा हुआ है, हमने देखा नहीं उसको, ठीक है, हमने देखा नहीं, हमने क्या है गलती से उसके ऊपर पाँव रख दिया, तो उस केले के छिलके की वजह से हम फिसल के आगे गए और गिर गए। क्यों? क्योंकि हमारे पाँव के जो बीच में क्या है, एक छिलका आ गया, जिससे जमीन का जो सतह है और हमारे जो पाँव का जो तलवा है उनके बीच में एक दूसरा माध्यम आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से घर्षण बल क्या हुआ, एकदम कम हो गया, जिसकी वजह से हम आगे दौड़ने की बजाय वहीं पर गिर गए। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है बल होगा, यदि घर्षण बल वहाँ पे शून्य कर दिया जाए, ठीक है, जहाँ पर गाड़ी को चलाना है रोड पर, उस गाड़ी को एकदम चिकना बना दिया जाए, उसके ऊपर तेल बिखेर दिया जाए, तो अब वहाँ पे गाड़ी नहीं दौड़ पाएगी, टायर उसका वहीं का वहीं घूमता रहेगा, ठीक है। उसकी बजाय एक और एग्जांपल यहाँ पे ये ले लो कि मान लो से कि रोड पे आप फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाते हो, लेकिन वहीं पर उसी गाड़ी को आप दौड़ाओ दलदल में, ठीक है, कीचड़ में दौड़ा के दिखाओ, तो वहाँ पे क्या होगा, कीचड़ में आप नहीं दौड़ा पाओगे, गाड़ी वहीं फंस जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल एकदम कम हो जाता है, ठीक है, ना के बराबर होता है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, बहुत सारे और प्रॉफिट एंड लॉस है जो आप विचार कर सकते हैं और आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। कोई यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने आए, प्रश्न आपके सामने आए, आपके माइंड में फट से क्लियर होगा कि हाँ यहाँ पर घर्षण बल लगेगा और यहाँ पर जरूरी है, यहाँ पर जरूरी नहीं, ये इसका प्रॉफिट है, ये इसका लॉस है, राइट। तो दोस्तों ये था घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स को सही तरीके सिस्टमेटिक तरीके से समझ लिया पूरा विथ डायग्राम, पूरा डायग्राम भी हमने यहाँ पर देखे, और डायग्रामेटिकली यदि हम समझते हैं किसी भी चीज़ को तो आसानी से हमें वो चीज़ समझ में आती है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपनी कॉपी में भी लिखें तो डायग्राम बना के लिखें, ताकि आपको बार बार रटने की जरूरत ना पड़े, उस डायग्राम को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर इस क्लास को यहाँ पर ही एंड करेंगे, और यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबा लेना, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।